नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज ये बहुत बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आने के बाद, मैसेज आने के बाद कि सर आप जो पढ़ाने का, आपका समझाने का तरीका है, तो क्यों ना लॉकडाउन को सही तरीके से इस्तेमाल कराया जाए। और यूपीएससी के जो प्रश्न हैं 25 साल से, लगभग 1993 से लेकर के 1995-93 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए उसको सॉल्व कराया जाए। क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करते हैं बाकी सारे स्टेट, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीएससी हो। इसके अलावा यूपीएससी में जो तैयारी करने वाले छात्र होते हैं वो हमेशा एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बाइकआउट कर देते हैं, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वो पढ़ते हैं जो उन्हें शिक्षक पढ़ाते हैं, वो कभी पढ़ने का प्रयास नहीं करते जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए इस असफलता का सबसे बड़ी वजह भी यही रहती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहला विषय मैंने लिया है पर्यावरण वन। ठीक है, पर वन परिस्थिति का लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कोरोना, बाकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के जिम्मेवार हैं। और हमने यही सबसे पहले प्रयास किया है, क्योंकि 28 से लेकर 30 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते। इसमें अगर विज्ञान मिला दिए तो लगभग 40% क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में इसी से आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न जो है विश्लेषण करते हुए चलेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, और आप सभी लोग इस चौहान एकेडमी बने रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे और सही तरीके से आपको नॉलेज होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1996 में आया था। प्रश्न था, निम्नलिखित कार्यक्रम में विचार करें, वनों की कटाई और विकास, मौजूदा जंगलों वनों की कटाई और पुनः पूर्ति, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति करना, कीटों और कीड़ों द्वारा होने वाले क्षरण से वन क्षेत्र के नुकसान को प्रतिबंधित करने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी कर रखी है तो मुझे इसमें सही आंसर करके बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन से सही ऑप्शन है। ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 और 4, सी में है 1 3 4 और डी में है 1 2 3। सच बताऊं तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो एक है एलिमिनेशन मेथड, जिसे कहते हैं कुछ गलतियों को निकालते हुए। अगर आप बात करें तो याद रखिएगा, हमेशा की तरह यहाँ पर जो वनों का जो संरक्षण, उनके विकास के बारे में जो बात की जाती है, ठीक है, वो कीटनाशकों के बारे में कोई बात नहीं करती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति है, या राष्ट्रीय वन नीति जब बनाई गई थी 1998 में, या अभी की राष्ट्रीय वन नीति की बात करूं तो कीटनाशकों का प्रयोग की बात नहीं करती। तो अगर मैं इसको गलत कर दूं तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला करेक्ट आंसर डी। देखा, मतलब एक चीज़ आपने गलत पा ली तो भले ही बाकी आपको चीज़ नहीं पता है। एक तरीका है, एक मेथड है यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करने का, कि भले ही आपको 3 नहीं पता, लेकिन आपने एक पता चल गया आपको कि एक फाइंड करो कम से कम कि गलत कौन सा है। तुमने वनों की कटाई और विकास तो एकदम सही है, मौजूदा जंगलों वनों कटाई या पुनः पूर्ति भी सही है, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना, अन्य विक्रा का ईंधन की आपूर्ति करना मुझे नहीं पता मान लीजिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि कीटों और कीड़ों द्वारा होने वाले क्षरण से वन क्षेत्र के नुकसान को प्रतिबंधित करने के लिए कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि ये वन नीति का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो मैंने अगर इस चौथे को बोला कि ये नहीं है, तो ये देखो इस पे चौथा ऑप्शन है, इसमें चौथा ऑप्शन है, तो ये तीनों के ऑप्शन क्या हो गए, कट गए, और करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी 1 और 2 3। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन पूछा है 2000 में, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पीएससी की अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, वो इसको ज़रूर बता सकता है। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि अपने जीवन में जब भी आप तैयारी करें तो तैयारी का एक सही मकसद रखें और चीज़ों को बहुत तरीके से फाइन करके चलें। जैविक समुदायों के अंतर्गत कह रहा है कि जैविक समुदायों के अंतर कुछ जातियां बड़ी संख्या में होती हैं जो अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन जो पूछा था तो समझिए बात को।
देखिए, कुछ मूलाधिकार जाति, जो मूलाधिकार जातियां होती हैं वो समुदाय के जीवन को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब मूलाधार जातियों का मतलब हुआ जो मुख्य जातियां, ठीक है, जिनके होने पर बाकी जो उपजातियां हैं या जातियां समुदाय में रहने की क्षमता होती है। अगर वो नहीं होंगी तो बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उससे सही आंसर है ऐसी जातियों को मूलाधिकार जाति या मूलाधार जाति कहते हैं, क्योंकि जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में रहने की क्षमता को निर्धारित करती है। अगर ये है तो समझिए कि बाकी है। बाकी जो इसके 3 ऑप्शन है, विस्थानिक जातियाँ, संकटापन जातियाँ, स्थानीय जाति, इसका कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई भी इसका संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सुनिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के निम्न प्राणियों पर विचार की। 2003 का प्रश्न है, मगरमच्छ और हाथी, इनमें कौन सी संकटापन्न जाति या जातियाँ हैं। ठीक है, 2003 में अगर उस समय बात की जाए तो जो हाथी है उस समय संकटापन्न नहीं था, केवल मगरमच्छ था को रेड डाटा बुक की संकटापन्न जातियों में सूची में रखा गया था। अब मुझे आप क्वेश्चन में इसके कमेंट में लिख के बताइएगा रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो केवल मगरमच्छ है। ठीक है, ए। तो जो 2003 में उस समय की बात की जाए तो ये इसका सही आंसर मगरमच्छ, केवल एक आएगा इसका सही आंसर, हाथी इसमें नहीं आएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है जैव एवं प्रौद्योगिकी से, जानबूझ करके ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। और आपको पता है मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मगरमच्छ के लिए आपको पता है एक घड़ियाल वगैरह के लिए चंबल के पास, चंबल नदी के पास बड़ा अच्छा अभ्यारण्य बनाया गया है। तो सारी चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहा करिए। ये प्रश्न आपके आईएएस का है। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न कह रहा है 2005 में प्रश्न पूछा था कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छे समझिएगा, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ठीक, दूसरा प्रश्न सुनिएगा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है। अब ये इसमें बताना है कि कौन से सही, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और केवल 3। सच कहा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को आप पढ़िए। इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, अब इस पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को करना है। जैसे क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू की गई, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 2005 में ही की गई थी। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। सच कहा जाए तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, क्योंकि इसमें कह दिया मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता संबंध है, जबकि क्योटो का संबंध मुख्यतः ओजोन परत से नहीं है। और यहीं पर हमारा ऑप्शन जो होता है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है, ये एक सही है। मीथेन जो है CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ये बताता हूँ ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। पहले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें 2 गलत है तो दूसरा गलत है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल B, 1 और 3। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इसको समझिए। देखिए 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है, क्योटो संधि पत्र को ग्रहण किया गया था। इसका नाम जापान में एक शहर है क्योटो, उसी के स्थान की वजह से पड़ा। और इस संधि पत्र में बात जो की गई थी, विभिन्न देशों ने हरित गृह जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रण लिया था कि भाई हम ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। और मीथेन गैस की बात करूं, CH4 जिसे कहते हैं, ये जो मीथेन गैस होती है साहब, ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावकारी है, क्योंकि ये CH4 जो है ये ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है, उसको मतलब उसको छोड़ती नहीं है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। ठीक है, तो क्योटो उपसंधि का मुख्यतः जो उद्देश्य था, जो किया गया था, हरित गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रण लिया गया था। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2008 में प्रश्न पूछा गया था। मैं बताना चाहता हूं कि देखना, ये जो हमारा सीरीज चल रही है विषयवार और अध्यायवार चल रही है। तभी विषय हमारा क्या चल रहा है,
वन एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है। तो इसमें देखिएगा कि 2008-10 तक प्रश्न होगा 1-2 पूछते थे, लेकिन जिस प्रकार से उसने 10-11 के बाद क्वेश्चन पूछना शुरू किए, एक एक पेपर में 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, वो बड़ी बात थी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि 2010 के बाद से जिस प्रकार से पर्यावरण पर परिवर्तन होना शुरू हो गया है, तो फिर यूपीएससी ने अपने पैटर्न को ऐसे बदला है कि फिर उसने वन एवं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बहुत दबा के क्वेश्चन पूछते थे। चीज़ें चलते हैं, अभी देखते हैं। एक टॉपिक आता है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त, जिसे सीडीएम कहते हैं, क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों में संबंधित है। ये 2 प्रश्न हैं। अब जो लोग पढ़े होंगे, आप लोग तैयारी किए होंगे, तब भी नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी आपके लिए थोड़ा सा ये टफ पढ़ने का संभावना है। थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। पहले मैं इसका प्रश्न का हल करने से पहले इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। देखिए, पहले जानिए सीडीएम क्या है, जिसे कहते हैं स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 2007 में जब इसका आयोजन हुआ, तो आईपीसीसी 2007 में इसके बारे में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। नम्रतापूर्ण कार्यों में से एक है। उसका मतलब था कि भाई कार्बन उत्सर्जन में कमी करिए, ऐसी परियोजनाओं को प्रदान कीजिए और जिससे उत्सर्जित जो इकाइयाँ हैं, ये जो कार्बन जो उत्पन्न करती है, थोड़ा सा कम हो। और जो कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी उत्सर्जन, जो कटौतियाँ होती हैं, तो व्यापार योजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसीलिए इसको जब प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में इसको देखेंगे आप, क्योटो प्रोटोकॉल के, तो परिभाषित किया गया है। और उसका मतलब क्या है वो समझिए। ये संलग्न एक देश और संलग्न 2 देश क्या है, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए, संलग्न 1 में ना शामिल किए गए पार्टियों को सहायता प्रदान करना है। 2 संलग्न बताए गए, एनेक्स 1 कंट्री, हिंदी में इसको कहते हैं एनेक्स 1 कंट्री, और एक होता है एनेक्स 2 कंट्री। तो एनेक्स 1 में शामिल किए गए वो देश हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, खूब ज़्यादा, और बाकी देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो कहा गया है कि संलग्न 1 में जो नहीं शामिल हैं, तो उनकी सहायता करिए, आप सतत विकास करिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क आपका कन्वेंशन होता है, जिसे आप लोग अक्सर जानते हैं UNFCCC, ठीक है, ठीक, इसे कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये मौलिक उद्देश्यों को योगदान देता है। और होता ये है कि देखो, इस पर कहा गया कि भाई देखो, जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, इन लोगों ने इतना ज़्यादा उद्योग धंधे बढ़ाए, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि दूसरों की जो क्षमता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानूं कि पूरे विश्व की जनसंख्या के एक साथ रख दिया जाए, उसका डिवाइड किया जाए किससे, या मान लीजिए पूरे विश्व में जितना कार्बन है, ठीक है, उतने कार्बन को डिवाइड किया जाए किससे, जितनी पॉपुलेशन है, तो सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा कार्बन आएगी। जब थोड़ा थोड़ा कार्बन आएगी कि हमने इतना कार्बन फैलाया है प्रकृति में, तो अगर विकसित देशों में देखा जाए, यूएसए वगैरह, चाइना वगैरह में देखा जाए, तो उनके एक एक नागरिक पर कई हजार गुना कार्बन क्रेडिट्स आती है। मतलब उन पर जिम्मेवारी है पर्यावरण को विनाश करने की। जैसे आप अफ्रीका का देश देखिए, भारत का देश देखिए, यहाँ पर इनकी जिम्मेवारियाँ कम हैं, लेकिन विदेशों की जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने भरसक का प्रयोग किया। जब 1750 के औद्योगिक क्रांति के बाद से इन्होंने इतना ज़्यादा उद्योग धंधे किए, उन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया को, ठीक है। तो इसलिए इन पर बनाया गया, इनको संलग्न एक देश में शामिल किया गया। इनको कहा गया कि आप जलवायु परिवर्तन पर योगदान कीजिए दूसरे देशों पर। और उन्होंने एक और चीज़ की कि जितने भी उसमें जो परमाणित जो उत्सर्जन सीमा होती है कि भाई इतना उत्सर्जन करना है आपको, तो जो कटौती की प्रतिबद्धताएं की गई, भाई हम ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन नहीं करेंगे, कि उसके अनुपालन में संलग्न एक देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ पाएंगे कि मैं थोड़ा सा इसको जब डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो कैसे होगा कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति की बात करती नवाचारों में से एक है। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल करेक्ट है कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में कि भाई इतना आप कार्बन अगर उत्सर्जित करते हैं, समझिए बात को। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप, अमेरिका इतने कार्बन क्रेडिट्स उत्पन्न करता है, तो उसको अफ्रीका के या ऐसे देशों, गरीब देशों में उतना पैसा लगाना पड़ेगा, उतना उसको खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके भी हिस्से का कार्बन आपने उपयोग कर लिया है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए, मेरी कार्बन उत्सर्जन करने की जो क्षमता है पूरे विश्व ने, मेरे परिवार ने मुझे कहा कि भाई आप 5 किलो कार्बन ही उत्सर्जित कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन मैं 15 किलो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे सदस्य देश जो हैं वो कम कर, मेरे जो भाई हैं वो 2 किलो कर रहा है, कोई 1 किलो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैं 15 किलो कर रहा हूँ, तो जो लोग कम कर रहे हैं मैं उतना पैसा उनको दूंगा,
ये एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देश से संबंधित है। बिल्कुल, क्योंकि जो जिम्मेवारी दी गई है ये वाकई में कार्बन जो सीडीएम से संबंधित तो जो एनेक्स एक कंट्री में शामिल है, जो पूरा टोटल विकसित देश है, चाइना है, आपका यूएसए है, ब्रिटेन है, इन लोगों को दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इसको रिपीट करके दोबारा फिर से समझिएगा तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2008 में क्वेश्चन पूछा था, धारणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता Rio+10 कहाँ हुई थी? देखिए प्रश्न को इसने घुमाया है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक जो सम्मेलन हुआ था इसका, तो ये 26 अगस्त थे, 4 सितंबर 2002 के बीच में हुआ था। लेकिन ये जो रियो शिखर वार्ता है ये हुई थी आपकी 1992 में। अब 1992 में +10 करिए तो इसलिए क्या है Rio+10, तो आएगा क्या आपका 2002, ये है। तो वही कह रहा है कि धारणी विकास पर, धारणी विकास का मतलब बता दूं, सस्टेनेबल का मतलब है प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाए बिना आप उसका दोहन करें, आप जो ही अपनी परियोजनाएं चलाएं, लेकिन प्रकृति का कम से कम दोहन हो, प्रकृति का कम से कम खराब हो। ठीक है, तो ये की गई थी जोहान्सबर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोहान्सबर्ग में की गई थी, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कहता है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना। अब कहा जाता है कि यूपीएससी हमेशा नए प्रश्न बनाता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए फिर से अगर चर्चा में है तो 2009 में उसने फिर से कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की। देखिए हमने कार्बन क्रेडिट की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी अपने प्रश्न संख्या किसमें 5 में। उसमें क्योटो जो प्रोटोकॉल का जो 2007 में एक नम्रतापूर्ण प्रणाली थी, तो फिर से 2009 में उसके बारे में बात की गई। क्यों की गई उसके बारे में सुनिए। क्या है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निश्चित रूप से किससे उद्भूत हुई, किससे उत्पन्न हुई? तो पृथ्वी शिखर वार्ता रियो दी जेनेरियो। ठीक है, दूसरा इसमें है क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 3 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 4 G8 शिखर वार्ता जिसे हुई की थी हेल एजेंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आपको साफ बता दूं, क्योटो प्रोटोकॉल एक, यहाँ पर आप लोग जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए वो कहाँ पर होगा वो देखो आप। ठीक, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बिल्कुल नहीं है और G8 शिखर वार्ता बिल्कुल। आप दो में कंफ्यूज हो गए, एक पृथ्वी शिखर वार्ता रियो दी जेनेरियो और एक क्योटो प्रोटोकॉल में। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो सतत विकास पर जब भी चीज़ें होती है, जब भी वार्ता होती है, तो जब इसकी चर्चा की गई कार्बन क्रेडिट की संकल्पना हुई थी, तो जब भारत में आप देखेंगे, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जिनका हमें बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे आसान हो जाता है अगर आपने मेरा पुराना प्रश्न जिस प्रकार से मैंने डिस्कस किया था उस पुराने प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका। ठीक, तो कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार नीतियों में से एक था। और अगर आपने देखिए, अगर ये पुराना प्रश्न किसी व्यक्ति ने अगर सॉल्व कर रखा होगा तो उसको 2009 का प्रश्न पत्र कितना आसान है और इसका सही आंसर हो जाता है कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या हो गया? रिवीजन हो गया प्रश्न का। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार की अवधारणा को आविष्कार किया था, जहां कार्बन क्रेडिट एक नम्रतापूर्ण कार्य प्रणाली थी। नम्रता का मतलब है कि भाई प्यार से उनको समझाना कि संलग्न एक जो विकसित देश है कार्बन क्रेडिट का उपयोग अपनी उत्सर्जन में कमी करने के लिए, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। क्योंकि भाई डेवलप कंट्री ने कहा कि देखो भाई हम कार्बन उत्सर्जन तो कम नहीं कर सकते, उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं, तो बताइए। तो कार्बन क्रेडिट किसी भी व्यापारिक सर्टिफिकेट या परमिट के लिए एक सजाती शब्द है एक प्रकार से, और इसमें एक वैल्यू होती है 1 टन कार्बन ऑक्साइड को उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। और अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर रहे हैं तो कार्बन इतने ही भार के अन्य ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये एक सिस्टम है जो कार्बन क्रेडिट्स के बारे में। तो दोबारा हमारा प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है, आप सबको पता है बिल्कुल। ठीक, अब चावल खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया गया? 2010 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। दूसरा,
जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऐसे दो ऑप्शन है, एक और दो है, केवल एक सही, केवल दो, दोनों और दोनों गलत। तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं क्या इसका सही क्या है क्या गलत है। आप लोग मतलब किसान के बच्चे हैं तब भी आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हमने जब छोटे थे एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते थे कि धान की खेती के आसपास मीथेन गैस का उत्पत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होता है कि चावल की खेती संबद्ध जो अवायवीय परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि कीचड़ ज़्यादा उसको चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, कीचड़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अवायवीय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, श्वसन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर मीथेन उत्सर्जक कारक है। दूसरा, जहाँ पर नाइट्रोजन आधारित जो उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा डाला जाता है धान में, तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। कृष्ण मृदा से मतलब जो मृदा वहाँ पर जब वो टूटती है, जब मृदा वहाँ पर उसको पानी डाला जाता है, उसमें यूरिया डाला जाता है, तो ऐसे एक नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसी के बारे में बात की गई है। देखो, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ध्यान रखें, और धान के खेतों से उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, और धान की खेती के समय जानते हो जल भराव किया जाता है, और जब जल भराव होगा तो वायुमंडल से ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो बाधित हो जाएगी, और मृदा में जितने उपलब्ध जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका जब अवायवीय किण्वन होगा, अवायवीय किण्वन का मतलब है बिना ऑक्सीजन के, जिसके फलस्वरूप मीथेन निकलेगी। और नाइट्रोजन जब उर्वरक हम धान के अतिरिक्त अन्य फसलों में पैदावार बढ़ाने के किया जाता है, तो नाइट्रोजन उर्वरक वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अर्थात ये दोनों ही हमारे सही हैं, इसमें एक और दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, शाबाश, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न 2010 का प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भितरकनिका उड़ीसा, जिसके लिए जाने जाते हैं लवण जल मगरमच्छ के लिए, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग गोडावण के लिए, या एराविकुलम केरल हुलग गिब्बन के लिए। इस पर एक काम करिए, इसको सही करने का तरीका यह है कि इसमें कोई गलत फाइंड करिए। पहले गलत क्या फाइंड करिएगा, गलत फाइंड करके बताइए, तो इसमें तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं चीज़ें। ठीक है, इस पर एक बात बताइए, आपने हमेशा ये जो हुलग गिब्बन है ये केरल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये केरल में पाया नहीं जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, सुमेलित नहीं है। तो जब हमारा 3 गलत हो गया तो ये गलत हो गया। अब बचे क्या, 3 ऑप्शन अभी भी बचे हैं। भितरकनिका में जल मगरमच्छ है, बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है। और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय सारंग जो पाए जाते हैं, ये भी हमें पता है कि बिल्कुल सही है। भितरकनिका उड़ीसा में बता दूं तो एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है जहां खारे पानी के मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है, और इस सुरक्षित क्षेत्र में उत्तर पर प्रजनन कराया जाता है। और ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, जिसे हम गोडावण कहते हैं, राजस्थान के रेतीले में सुरक्षित है। ठीक है, और जो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें नीलगिरी ताहिर, जिसे जंगली बकरी होती ना, उसे संरक्षित किया जाता, ना कि हुलग गिब्बन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 10वां प्रश्न है हमारा। देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। इस पे हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। एक प्रश्न 2008 का वो छूट गया था, तो सोचा इसको भी लेते चलो मैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है हमारे लिए, सुनिए। जैसे देखिए, भारत में लवड़ी जल निवास करने वाला मगरमच्छ जो है, लवड़ी जल मतलब बिल्कुल है, लवड़ी जल में जो निवास करने वाला जो मगरमच्छ होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाएगा। तो ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबा भी होता है, कई बार 6 मीटर, कई 7 मीटर, 8 मीटर। और आप देखेंगे श्रीलंका से लेकर के पपुआ गिनी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका। दूसरा है मालाबार क्षेत्र के पश्चिम घाट श्रू और टैपीर। अब बताऊं मैं आपको, अगर श्रू और टैपीर की बात करूँ, श्रू का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, देखो इसमें श्रू दिया है, अरे यार अपने गांव में देहाती लैंग्वेज में कहते हैं ना छुछुंदर, वही है। ठीक है, तो छुछुंदर जो है ये पश्चिमी घाटों मालाबार क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, और ना ही तापीर। ये एक्चुअली में पाए जाते हैं अपने उत्तरी भारत साइड में, जहाँ पर आप हिमालय वगैरह का क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए दूसरा गलत है, केवल सही 1 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा क्या, केवल 1।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2010 का प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। थोड़ा सा इसमें समझेंगे, मैं जो क्या कह रहा हूं उसको देखेंगे। कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। क्या सही है? देखिए, अगर यहां पर प्रश्न पूछा जाता, यूपीएससी का समझिए बात को, ये जो केवल कुछ मुख्यतः यहां पर आपको फंसा देता है। अगर यहां पर बोला जाता कि जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी स्थित है तो बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन इसने कह दिया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो ये केवल से गलत हो गया, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं मैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। अब उदाहरण के जापान द्वीप समूह देखिए, आप भारत में पूर्वी हिमालय देखिए, पश्चिमी घाट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब है। ठीक है, दूसरा इसमें है क्या, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ये बड़ा टफ प्रश्न था उस समय 2010 में, लेकिन जिन बच्चों ने तरीके से इसको पढ़ाई की थी, मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चन था एक्चुअली में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैव विविधता वाले क्षेत्रों की बात करें तो भारत में पूर्वी हिमालय बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिमी घाट है और अंडमान निकोबार है, ना कि पश्चिमी हिमालय। तो एक ऑप्शन इसमें एक शब्द उसने डाल दिया, और उस शब्द को अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका पूरा का पूरा आंसर का सत्यानाश हो गया। तो इसमें बाकी सब सही है, पूर्वी हिमालय सही है, पश्चिमी घाट सही है, अंडमान निकोबार बिल्कुल करेक्ट, सब कुछ चलो मैं मानता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 1 ना ही 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, बहुत मज़ा आ रहा है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का ही प्रश्न देखिए, मैं बोला था 2008 का 2010 से इतने ज़्यादा प्रश्न आना शुरू हो गए, वहीं से हमारी जैव विविधता बहुत फेवरेट हो गई। ठीक है, और बहुत हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत अंदर तक इसको, क्योंकि जब तक हम इसको तरीके से नहीं पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। अब ये वही बता सकता है जिसने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा और 1972 का अधिनियम पढ़ा हो और उसके बारे में जानता हो। इसके लिए किसी विशेषज्ञता की नहीं, सामान्य जानकारी की जरूरत होती है। अगला है, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा जो है वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तीसरा है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ये 3 जो ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। पहले तो आप लोग सोच लो क्या है, मैं पहले कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरा मुख्य कार्य है डिटेल देना। आपको डिटेल दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 बनाया गया था। ठीक है, और जब बनाया गया था तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं सुनिश्चित की गई थी। अच्छा, सुनिश्चित की गई थी मतलब है, सुनिश्चित है, और इसका जो सही क्षेत्रफल का निर्धारण करने का अधिकार के राज्य सरकारों के पास है, दिया गया था उसको। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसका, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा जो है, इसमें कहा गया है, ठीक है, कि वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा फ्यूना जिसे कहते हैं, कुछ विशेष जातियों संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको डाउट में डाल सकता है। क्यों डाउट डाल सकता है? कि आरक्षित जैव क्षेत्र की जो घोषणा की जाती है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे यहां पर परितंत्र का आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में किया जाता है। इसमें जो कह दिया ना कुछ विशिष्ट, ये गलत है। ये जो कुछ विशिष्ट नहीं है, जब हम आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा करते हैं तो उसमें प्राणी जात, वनस्पति जात की जो परितंत्र एवं आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, कि उनको आनुवांशिक भी और पूरे के पूरे परितंत्र को संरक्षित किया जाए, ना कि कुछ विशिष्ट। और जहाँ पर इसने कुछ विशिष्ट कह दिया तो यहीं से हमारा ऑप्शन होगा ये दूसरा गलत। तो ये गलत और ये गलत, ठीक, क्योंकि दो जहाँ वहाँ गलत कर दो। फिर है अगला बचा, एक और देख लेते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो आपको पता है कि जहाँ भी वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ठीक है, वहाँ पर आराम से आदमी इंसान थोड़ा बहुत जा सकता है, हस्तक्षेप होता है, पूरी तरह वहाँ मना नहीं होता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है,
ये आपका चीज़ें हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, मेरा होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क ये है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जो भी आपको जूलॉजिकल पार्क, जो भी इन सीटू और आउट सीटू में जो आते हैं, उनको आपको करना है आज। और वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 और उसमें जो भी संशोधन किए गए प्रावधान अभी तक हैं, और उसमें सूची 1 और सूची 2 करके जो जीवों का अध्ययन किया गया है, बंटवारा किया गया, उसको ज़रूर पढ़िएगा अगर यूपीएससी पीटी इस बार आपको निकालना है तो, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़रूर 1-2 प्रश्न आता है। और अभी हाल ही में कई सारे नए वन्य अभयारण्यों को मान्यता दी गई है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर करिएगा। अगर वक्त आएगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, अन्यथा अभी आप तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को आता है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा कि वर्तमान में अभी हाल ही में सरकार ने कितने नए वन्यजीव अभयारण्यों को बनाने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है, उसको करिएगा। अगला हमारा है 13वां क्वेश्चन, किसी एक आहार फसल पर, समझिएगा बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी इसको डिटेल करता समझाता हूँ। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। क्लोरीनीकृत मतलब जो क्लोरीन के साथ हाइड्रोकार्बन मिला करके पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है, ठीक। आहार श्रृंखला का क्रम है, आहार इसको खाता है फसल, और फसल खाता है मूस, मूस को खाता है सर्प, सर्प खाता है बाज। तो बताइए कि पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता किस में संचित होगी। ये प्रश्न जो है वैसे तो पूछा गया है, सच कहा जाए तो 10वीं क्लास की आप अगर NIOS की विषय उठाएंगे वन एवं पर्यावरण में, वहाँ पर है, वहाँ पर मीनामाटा रोग जब हो गया था जापान वगैरह में, तो वहाँ से है, जिसे कहते हैं हम जो तत्वों की जो सांद्रता होती है, ठीक है, जैव आवर्धन से प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ, तब समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसमें होता ही है कि मान लीजिए एक हमने कोई भी खाद्य को किसी फसल पे दे दिया, जैसे आज हम ज़्यादा बीमार क्यों पड़ देखेंगे कुछ लोग दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तब भी बेचारे कैंसर हो जाता है उनको। वो कहते हैं यार मेरा जीवन हमेशा सात्विक रहा, मैं हमेशा व्रत करता था, तब भी मेरे साथ ऐसा दिक्कत क्यों हुई, बता रहा हूँ उसको। अब वो मार्केट से जाता है, सब्जी लेके आता है, सब्जी में जो किसान लोग हैं, जो लालच के कारण, जो कुछ दिल्ली वगैरह के आसपास है कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे किसान जो चाहते हैं फटाफट मुनाफा हो, इसमें इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं फसल में। ये इंजेक्शन फसल लगी हुई फसल जाती है, मान लीजिए उसको खाया मुर्गी ने, ठीक है। अब मुर्गी को मान लीजिए खाया किसने, इंसान ने, ठीक है, आखिरी कौन, इंसान है। तो ये जो कीटनाशी इसमें गया था ना, तो ये कीटनाशी सबसे ज़्यादा भर गया इसमें धीरे धीरे, और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा इसको, और इसी को सबसे ज़्यादा कैंसर हुआ, मतलब इंसान को। तो ये जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है तो संचित करने की मात्रा बढ़ती जाती है। तो अगर मैं लास्ट में देखा जाए इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाज। बहुत सही था, लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक लगा दिया था इसमें, आहार फसल लगा दिया था, वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया था। कॉन्सेप्ट को समझे बात को, इसे कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं एक प्रकार से। चलिए बात समझ आ गई, मतलब नहीं, पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक बाद में पाई जाएगी, क्योंकि दी गई खाद्य श्रृंखला में सबसे क्या है, उच्च उपभोक्ता क्या है, वही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। प्रश्न कहता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह स्कोर क्या है? अच्छे के पसीने छूट जाएंगे इस प्रश्न में, ठीक है, मुझे पता है यूपीएससी का प्रश्न है, पर मैं समझाता हूँ। वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदाता कंपनी, उसका नाम है ग्लोब स्कैन। इसने ग्रीन डेस्क 2009 जारी किया था और अभी भी जारी किया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसने भारत को एक स्कोर दिया था और उस स्कोर में उस समय भारत टॉप पर था। अब टॉप पर होगा तो आपको पता है कि किस चीज़ पर हो सकता है, ठीक है, उच्च रैंक दिया था। क्यों दिया होगा समझना ही जरूरी है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक करता है, या विभिन्न देशों में पर्यावरण रूप से धारणीय
उपयोग उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम योजनाओं का आकलन करता है। या डी, यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। अब अगर भारत को स्कोर दिया गया है तो इसको भारत के संदर्भ में समझिए। अगर आप थोड़ा सा भी भारत के संदर्भ लगाएंगे तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। पहली बात देखिए, डी से शुरू करता हूं। डी कहता है यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक। तो भारत तो इतना बड़ा डेवलप देश नहीं है कि वो कार्बन क्रेडिट के बारे में कुछ ज़्यादा विचारा कुछ कर सके, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। सी, विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा संरक्षण सुधारने के लिए चला जा रहे कार्यक्रम योजनाओं का आकलन इतना भी अच्छा नहीं करता ये, ठीक है, ना ही इतने ज़्यादा संसाधन है इसके पास। और ए देखिए, ये विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। और आप देख लीजिए 2010 का समय है, 2008 में से मंदी थी, भारत सरकार के पास इतनी बस की बात नहीं था। इतना जरूर भारत ने हुआ कि विभिन्न देशों के मुकाबले में देखा जाए तो पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। हाँ, हमने इतना जरूर किया है कि भारत में अगर आबादी के स्वरूप पे देखा जाए तो धारणीय उपभोक्ता के मामले में हमारा व्यवहार अच्छा रहा है। और हिंदुस्तान में उतना ज़्यादा उद्योग धंधे या उतनी सारी चीज़ ऐसी नहीं रही कि हम पर्यावरण को ख़त्म करें या पर्यावरण को ख़राब करें। तो यहाँ पर इस रैंक के कारण भारत को दिया गया। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी खतरनाक प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, ग्लोब स्कैन एक कंपनी है, एक राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी अपने देश की है। तृतीय वार्षिक जब सर्वेक्षण हुआ था भारत का, तो इसने ग्रीन इंडेक्स जो 2009 में उच्च रैंक की स्थापना की थी। उसका कारण था कि वातावरण सतह में उपभोक्ता जो व्यवहार की जो स्थिति हमारी अच्छी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2010 का ही प्रश्न है। देखिए, 2010 में बहुत प्रश्न पूछे थे उसने। प्रश्न पूछा है, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? पहली बात तो यह कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। लैंग्वेज अगर समझ लोगे कि कहना क्या चाह रहा है तो प्रश्न हाथ काफ़ी हद तक समझ देखोगे। रामसर अभिसमय मतलब रामसर एक कन्वेंशन हुआ था। अभिसमय का मतलब होता है कोई एक, अब जब आप कहीं पर एक जाते हैं और कोई कन्वेंशन बुलाते हैं उसे हम अभिसमय कहते हैं। ठीक है, एक पक्षकार है, पक्षकार मतलब उसका साइन करता है, मतलब उससे सम्मिलित हुआ था और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया था। ठीक है, भारत में। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में, मतलब निम्नलिखित जो नीचे पॉइंट दिए हैं, अभिसमय मतलब उस कन्वेंशन के संदर्भ में सही रूप बताता है और कैसे बताता है कि हम इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे जो कि रामसर अभिसमय में घोषित किए गए थे। रामसर एक जगह है ईरान में, देखेंगे आप अरब कंट्रीज में पाते हैं आप, वो जगह वहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये रामसर कन्वेंशन था क्या। ठीक है, मैं आपको बता दूं रामसर जब कन्वेंशन लाया गया था, पहले कमेंट में मुझे बताइए कि रामसर कन्वेंशन कब लाया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से द्वारा देखा है तो सभी स्थलों को संरक्षित करने के लिए उसको लाया गया था और साथ में सतत उपयोग के बारे में उल्लेख करता है। उसने कहा था कि भाई हम पारिस्थितिकी को चीज़ों को देखेंगे कि अपनी जो पारिस्थितिकी तंत्र से ऐसी स्थलों को संरक्षित करेंगे और उनका ऐसा प्रयोग करेंगे कि आने वाली जनरेशन को भी थोड़ा उसका सही हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। इसका पहला है, उन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागत संरक्षण किया जाए। इनमें केवल पर्यटन की अनुमति, ये जो केवल जोड़ दिया ये गलत था। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड, विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का एक विशेष अवधि बनाई जाए, कुछ साल निश्चित कर दिए जाए और फिर पारिस्थितिकी तंत्र उपागम संरक्षण की जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो ऐसा कुछ भी इस पे नहीं है इस समय में, ये तीनों गलत हो जाते हैं। एक इसका है कि इन सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, क्योंकि जब तक धारणीय उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाता है, डी, अर्थात रामसर कन्वेंशन जो था पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के द्वारा सभी स्थलों को संरक्षित करने और एक साथ सतत उपयोग के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। वर्तमान में
आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं। बड़ा खतरनाक हिंदी है, और हिंदी माध्यम का दिक्कत ये है कि ऐसी हिंदी वो कभी पढ़ते हैं नहीं, और एग्ज़ाम ऐसी हिंदी पूछता है क्योंकि वो होती है गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाया जाता है इंग्लिश में और उसके बाद फिर उसको कंप्यूटर कृत जो ट्रांसलेशन किया जाता है तो वो करता है हिंदी। तो इसमें है वर्तमान में आसन्न भविष्य। अब आसन्न भविष्य, बाप रे, खतरनाक प्रश्न बना दिया इसने। ठीक है, खैर मैं समझाता हूँ। आसन्न का मतलब नज़दीक में, ठीक है, जो आने वाले समय में वैश्विक तापन के प्रशमन। प्रशमन मतलब बढ़ना। भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं। अब आपको समझ में आ गया हो कि भाई वर्तमान में और आने वाले भविष्य में जो वैश्विक तापन का जो प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, तो क्या संभावना है। तो देखो काफ़ी हद तक आपके समझ में आ गया। अच्छा गुरुजी ये है क्वेश्चन का मतलब। अब प्रश्न पत्र जब सॉल्व करने बैठता है लड़का जब एग्जाम में, तो पहले तो घबरा जाता है, 10 मिनट तो इसी में वेस्ट कर देता। भाई पूछना क्या चाह रहा है, भाई तू बता तो सही, पूछना क्या चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता। तीसरा, अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। अगर आप में थोड़ा भी अगर समझते हैं इसको तो बिल्कुल सही कर पाएंगे आप। देखिए इसका एक ऑप्शन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है, वो है क्या, थर्ड, क्योंकि ये दूर से देखने में लगता है कि अनेक देश, नहीं, इसने कहा अनेक विकसित देशों ने भारत में कोई भी ऐसा प्रदूषण फैलाए उद्योग स्थापित नहीं कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, देखिए वैश्विक उष्मीकरण का आशय है पृथ्वी के सतह के नज़दीक उपस्थित वायु और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि का मतलब है ना। मतलब जो भी पृथ्वी के सतह के नज़दीक जो भी वायु है और समुद्र का कितना तापमान है उसमें जितनी वृद्धि होती है, और इसका कारण जो होता है वो है हमारी ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। सांद्रता का मतलब हुआ बच्चों कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। वनों के कारण तथा जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से, वनों के कारण मतलब वन आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि वन किस प्रकार से अपना उनको काटा जा रहा है और जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग हो रहा है। और वैश्विक उष्मीकरण के सक्षम प्रभाव को कम करके अगर हम जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है, बस इतना ही हो सकता है। अब जलवायु परिवर्तन को कम करने की गति भारत में भी कम है, क्योंकि आवश्यक जो तकनीक नहीं है भारत में, सच है, साथ साथ महंगी भी है। भाई भारत देश जो है जहाँ पर 6 लाख मतलब गांव बसता हो, कैसे हो सकता है। इसके अलावा भारत के पास इतना कोष भी नहीं है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कर सके। तो मतलब ये 2 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है। कई वैकल्पिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है और साथ में अनुसंधान भी धनराशि नहीं कर सकता इतना भारत। तो इसका सिर्फ सही ऑप्शन होता है केवल ए, 1 और 2, ये तीसरा नहीं होता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा था, काफ़ी घुमावदार प्रश्न था। 17वां प्रश्न लेकर के आता हूं मैं। बात कर रहे हैं कि परिवेशी वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खतरनाक है परिवेशी वातावरण, अरे कुछ नहीं, परिवेशी का मतलब आपने इंग्लिश सब सुना, उसका नाम है एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, और एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है यार सिंपल है, आसपास का तापमान है। परिवेशी मतलब आपके परिवेश, और इसका मान हमेशा कमरे के तापमान के समान होता है। ठीक है, जैसे कमरे के अंदर तापमान कितना होता है, लगभग 20 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी प्रकार समावेशी जो दबाव होता है किसी वस्तु पर पड़ता है, आसपास के माध्यम दबाव से पड़ता है, जैसे गैस है, द्रव है, जो भी वस्तु के संपर्क में आती चीज़ें। ठीक है, तो जो भी जैसे धुआं, सल्फर, जो हेक्साफ्लोराइड, जलवाष्प, ये सारे के सारे समावेशी वातावरण में उपस्थित हो सकते हैं पहले से। तो जो वातावरण तथा इसके दाब के संगत होते हैं और इसी के परिणामस्वरूप वातावरण के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवेशी वातावरण पाए जाने वाले जिनका विचार कीजिए। एक है कालिक है, जलवाष्प है, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड है। तो ये आपको बताना कौन से वातावरण तापमान में योगदान देते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने सब कुछ बता दिया। कालिक मतलब धुआं वगैरह से बनता है, सल्फर भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, जलवाष्प है। तो ये सारे समावेशी वातावरण उपस्थित रहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो पूरा डी है। ये सारे के सारे इसके सही हैं इसमें। ठीक है, ये परिवेशी तापमान में बहुत ज़्यादा हिस्सा देते हैं। लोगों ने जलवाष्प तो सही कर लिया था, ये भी कर लिया था, लोगों को लगा था ये नहीं है। लेकिन कालिक का मतलब सिंपल है, धुआं से जब निकलता है तो कालिक जो है पूरी चारों तरफ क्या हो जाती है, लग जाती है। ठीक है, तो वो समझना है। और ये प्रश्न जो पूछा गया था ये NCERT से नहीं था, ये NIOS का पर्यावरण के उसमें से था। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोगों की दिली इच्छा होगी, आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि सर पर्यावरण का लेक्चर आप उपलब्ध करवा दीजिए, तो मैं आपको पर्यावरण का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट NIOS का पूरा लेक्चर PDF के साथ मैं आपको
करवा सकता हूँ उपलब्ध, एक क्लासेस शुरू करवा दूंगा जिसमें लगभग 25 से 26 लेक्चर हैं, 25 से 26 चैप्टर उसमें, और पूरा का पूरा लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप कम से कम नहीं तो पर्यावरण के बारे में एक अच्छा सा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी पर्यावरण को ढंग से पढ़ा नहीं है, और जिस स्तर का क्वेश्चन पूछता है उस स्तर का प्रश्न हम कभी देख भी नहीं पाते हैं अपने चीज़ों में। तो और आज के समय यूपीएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछ रहा है। तो अगर आप लोगों की दिली इच्छा होगी, काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर पर्यावरण की क्लासेस शुरू करा दे, तभी मैं करा पाऊँगा। ठीक है, अगला हमारा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आप सबको पता है कि वाकई में संधि है। जब ये जितने भी जल परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय दौर पर बुलाया था, और ये UN कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा जो संबंध है, आप जब देखिए रियो डी जेनेरियो वगैरह में भी हुआ था, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें तो सबसे संबंधित है। ठीक है, तो वही प्रश्न देखना है कि ये कह रहा है कि ये किससे है, तो स्टॉकहोम 1972 में है, तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है, इसके बारे में पढ़ना है आज। स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पहली बार इंसानों ने इसके बारे में चर्चा शुरू की थी कि भाई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ये आपको मिलेगा NCERT के 12th क्लास की पॉलिटी का पहली जो बुक है उसका आखिरी चैप्टर मिलेगा आपको। ये मैंने पढ़ रखा है, इसको पढ़ाया बच्चों को। दूसरा है रियो दी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास डेवलपमेंट में बात की गई थी, इसको पढ़िएगा। जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय से विकास पर भी शिखर सम्मेलन किया गया था। सच बताऊं तो ये दोनों एक ही, क्योंकि ये इसके 10 साल बाद ये किया गया था। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UN क्लाइमेट चेंज का जो आपका कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन किया गया था, इसका लिंक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हमारा वो B है, क्योंकि आपको बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया कि जल परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र जो ढांचागत सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इस संधि का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति जो हुई थी UN कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था, जो पर्यावरण तथा विकास रियो डी जेनेरियो 1992 में किया गया था। ठीक है, देखिए सर फिर से 2011 का प्रश्न, आप गजब है भाई। देखो 2000 मैंने प्रश्न, आप प्रश्न संख्या मेरी याद करो, कौन सी वाली? प्रश्न संख्या 5 मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले। फिर एक और प्रश्न संख्या 8-9, उस पर जाइए, वहाँ पर भी कार्बन क्रेडिट के बारे में बोला था, फिर से कार्बन क्रेडिट आ गया। तो ये तीसरी बार प्रश्न उसने क्या कर दिया, फिर से रिपीट कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। अब मुझे पता है आज के ही क्वेश्चन में, भले आपने अगर आगे नहीं पढ़ाई की होगी पहले, लेकिन अभी अगर आपने मन से मेरा ये लेक्चर देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप कर लेंगे। 2011 का प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई। संपुष्ट मतलब डाली गई, ऐड की गई, लाई गई। ठीक है भाई, ये तो सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों समूह को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कार्बन क्रेडिट उनके लिए कि भाई आप जो लोग कार्बन ज़्यादा उपयोग नहीं करते उन्हीं को तो क्रेडिट देनी है भाई, आप उन्हीं को तो खर्च करोगे। NX जो कंट्री हैं, जो आपके जो पहले बड़े बड़े विकसित देश हैं जो ज़्यादा कार्बन करते हैं, तो वो क्रेडिट लेंगे किससे? जो लोग नहीं उत्पन्न करते हैं। तो ये भी सही है। फिर एक कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि 500, ये तो बिल्कुल सरासर सही है। अब एक और है, तो फिर जब ये तीनों सही हैं तो अब तो इसको आंख बंद करके गलत हो जाएगा, और यही हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल ने पुष्ट किया गया था, इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना। ठीक है, तो इसमें कथन जो था हमारा टी जो है वो सही नहीं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, कितना मज़ा आया आप लोगों को। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु ने बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि अगर आपने सामान्य रूप से 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा हमारा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल की घटनाएं, तो वो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता नहीं है अगर ढंग का पढ़ें तो। सुनिए क्या कह रहा है कि बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, समुद्रों में
पादप प्लवक प्रकाशन कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु को प्रग्रहण कर लेते हैं। 1 और 2, 2 3, केवल 2 केवल 3। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न ये है। अच्छा बताओ, CO2 जो आपको पता है वायु से भारी होती ना? बिल्कुल होती है। तो जब ये वायु से भारी होगी तो ऊपर तो नहीं जा सकती, एक कॉमन कॉन्सेप्ट की बात है। तो जब ऊपर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी भाई? कहाँ जाएगी? समुद्र द्वारा सोखी जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ में जब देखेंगे आप ठंड के समय में बर्फ छत्रक जो आइस कैप होती है, आपने देखा होगा वो जब आप कई बार देखते हो, कई बार शेविंग कराने जाते हैं तो एक फिटकरी से आपका वो मतलब आपके पूरा दाढ़ी बनाने के बाद वो पूरा लगाता है, तो उससे कहा जाता है कार्बन या कार्बन बर्फ कहा जाता है उसमें, है ना। तो ये वही है, वही कॉन्सेप्ट निकला है कि जो बर्फ छत्रक होते हैं, आइस कैप होते हैं, वहाँ भी CO2 क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। तो जब ऊपर नहीं जाएगी तो बाह्य समताप मंडल पलायन तो ये हो ही नहीं सकता ना भैया। तो पहला गलत है, तो भैया ये गलत हो गया। जब पहला गलत है अब 2 तो सही है, तो 2 और 3 दोनों सही ऑप्शन हो गए हमारे। क्योंकि CO2 वायु जब भारी होगी समुद्र द्वारा सोख ली जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। शीतकाल में बर्फ छत्रक में CO2 अवशोषित हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया, 2 और 3। देखिए जी, ये था आपका आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अभी हम 2011 शुरू कर चुके हैं, 2011 के बाद धीरे धीरे हम आते जाएंगे। कल सेम टाइम इसी समय पर लगभग सुबह 10 से 12 के बीच में आप एक बार सर्च कर लिए करिएगा चौहान एकेडमी की कितने बजे वीडियो अपडेट हो गई, लगभग अपडेट हो जाए करेगी। UPSC का टाइम जो है सुबह का है, दोपहर का टाइम जो है आपका MP वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, और शाम का टाइम जो है उत्तर प्रदेश PCS के लिए जो 7-8 बजे 8 बजे के बाद उसकी PT की टेस्ट सीरीज डाली जाएंगी। बस इतना है, गुरु दक्षिणा के तौर पर इतना ज़रूर करिएगा कि आप सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए, वीडियो को सभी को शेयर करिए जो भी आपके जानकार की तैयारी कर रहे हैं। बस आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए कि अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो, और जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करें ताकि आप सब तक ये चीज़ें पहुँचे, लॉकडाउन का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।